नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का दक्षिणाई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें कर रहे हैं एफएसटी और इसी कड़ी में हमारे पास एक टेस्ट है एफएसटी 25 फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 25 जिसका पेपर 1 है। तो अगर ये एफएसटी 25 देखा जाए तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में काफी ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं अपन फिजिक्स वाले पार्ट से। और फिजिक्स आपका जो है 18 के बाद 19 वाले सवाल से स्टार्ट हो रहा है। और पहला जो सेक्शन है ओनली वन ऑप्शन करेक्ट वाला है। तो आइए देखते हैं कि इस पेपर का जो 19 वाला सवाल है, फिजिक्स का फर्स्ट सवाल होगा पेपर में आपका, टेक्निकली 19 वाला ये सवाल होगा। इसमें क्या है, आपके पास एक बैटरी है और वो कनेक्टेड है 2 ओम के रेजिस्टर के थ्रू। किसमें कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर में कनेक्टेड है, इसको R1 बोला गया है। और ये जो है यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है और यहाँ पे R2 है। R2 की वैल्यू आपके लिए 3 ओम है। ये कार्यक्रम इस तरह से कनेक्टेड है। C की वैल्यू आपको C दी गई है और E की वैल्यू आपको E दी गई है। आपको बोला कि इन द सर्किट वन K1 इज ओपन है, यानी कि ये जो स्विच है वो ओपन था। और फिर क्या हुआ कि स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर पे चार्ज Q1 था और C को क्लोज कर दिया है, तब बाद में जो है वो Q2 आ गया। तो बड़ा आसान है, मतलब Q1 क्या होगा, मैंने कहा Q1 तो C इंटू E हो जाएगा, क्योंकि ये तो बंद है और इसका कोई रोल आएगा नहीं स्टेडी स्टेट पे, ये तो ओपन है। तो कितना आ जाएगा, मैंने कहा C इंटू E आ जाएगा। और अगर आप Q2 की बात करें, Q2 कब आएगा, मैंने कहा Q2 तब आएगा जब इसको क्लोज कर दिया गया है। अब स्टेडी स्टेट में मैंने कहा स्टेडी स्टेट में आएगा C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा वाला, ये वाला इसके बराबर होगा। तो पहले पता कर लेते हैं करंट क्या आएगा। मैंने कहा करंट आएगा E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस निकालना है, R2 से। इतना पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस होगा उतना ही C के अक्रॉस होगा। तो ऑब्वियसली ये आपका C1 बाई C1 आ गया, C2 आ गया। क्या करना है आपको, C1 बाई C2 निकाल, मैंने Q1 बाई Q2 निकालना, सॉरी Q1 बाई Q2 है। तो यहाँ से C से C कट जाएगा। हमको तो लगता है भैया कि ये R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2 आ जा रहा है ना। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, 5/3, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा। इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। ये तो ये था 19 वाला सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पे। सवाल नंबर 20 क्या है, जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 20 को अगर आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि रेज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए फेस है। मतलब कुल मिला के बात ऐसा है कि इस तरह का आइटम दिया हुआ है और इधर से एक रे आके टकरा रही है और जो नॉर्मली इंसिडेंस कर रही है। कैसा इंसिडेंस कर रही है, नॉर्मल, यानी ये एंगल 0 हो गया तो ये एंगल भी 0 होगा। और ये एंगल 45 है तो ये एंगल 45 हुआ। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल आपका 45 हो जाएगा, है ना। और म्यू आपका 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/2 दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब ये 45 डिग्री वैसे भी क्रिटिकल एंगल से बढ़ा हुआ है, तो ये अंदर ही अंदर ऐसे जाएगी फिर, और ये ऐसे जाके फिर यहाँ टकराएगी। अगर आप ध्यान से देखें ये एंगल है आपका 45, तो ये 45, ये 90, ये 45, तो फिर से ये 45 पे आया। ये अगर 45 पे होगी तो फिर ये यहाँ से कैसे निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी, ये एंगल 45 हो जाएगा, ये एंगल 45। तो फिर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 45, 90 और ये 90, ये दोनों पैरेलल ऐसे निकल जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है, टोटल डेविएशन इन द पाथ ऑफ द रे। भैया रे ऐसे आई है और यू टर्न मार के जा रही है। इंसिडेंट एंड फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल हो गई है, तो डेविएशन यहाँ पे आपका 180 डिग्री हो जाएगा। एकदम सस्ता सवाल है, सवाल नंबर 20। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 पे। सवाल नंबर 21 को अगर आप देखिएगा तो कुछ नहीं है, एसी का सवाल है। एसी सर्किट है जिसका एक्सएल दिया हुआ है, आर दिया हुआ, एक्सी दिया हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एंड सी इज V1 है। आर एंड सी किसमें, मतलब LCR दिया हुआ आपको, L है, C है और R है। इसके अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला गया है, V1 बोला गया है। एंड पोटेंशियल एंड अक्रॉस LC इज V2। अक्रॉस LC, इसके अक्रॉस को क्या बोल दिया गया है, V2 बोल दिया गया है। तो सारा कार्यक्रम को अपन I के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि I और V1 के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, किसमें, I एंड V1 में। I एंड V1 फेज डिफरेंस बिटवीन, I तो इसमें से आ रहा होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V1। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका क्या हो गया, XC और R हो गया। तो R के अलॉन्ग, मतलब जिधर R रहेगा उधर तो I आ रहा होगा। तो ये वैल्यू आपके लिए tan इनवर्स ऑफ XC बाई
आर आ जाती है। आरसी सर्किट में तो अपन जानते ही हैं कि थीटा इतना आता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो कौन लीड कर रहा होगा, मान लीजिए ये आई है तो ये V1 वाला पीछे रह गया होगा और ये एंगल आपके लिए कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ XC बाई R है। और अगर आप XC की वैल्यू निकालिएगा ना तो ये 4 है और R आपको 4 दिया हुआ है तो ये थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखिएगा किसमें L और C के क्रॉस किसमें तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका एंगल I के साथ निकालना है। तो L और C का रिजल्टेंट, L आपके लिए कितना है 7 है और C इज बेसिकली XC इज 4 है। तो 7 and 4 जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 ऊपर की तरफ आ जाएगा, 3 इधर की तरफ है और 4 इधर की तरफ है। लीड कौन करेगा, मैंने कहा यहाँ पोटेंशियल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 7 माइनस 4 से आया है, XL माइनस XC से 3 आया है ना, तो XL ज्यादा है तो ऑब्वियसली इंडक्टेंस जो है वो डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा। तो V2 आपके लिए इधर की तरफ आ जाएगा और ये एंगल की कितना होगा, मैंने कहा ये होगा tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R है। tan इनवर्स ऑफ ये वाला जो एंगल होगा आपके लिए वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। और ये वैल्यू तो अपन ने अभी सॉल्व करी ना, tan इनवर्स ऑफ ये तो 3/4 हो गया। 3/4 अगर 10 में है तो ये एंगल के कितना हो जाएगा 37 डिग्री। अब आपसे बोला कि ये टोटल एंगल कितना होगा, तो 37 7 और 5 12 हो गया, ये 82 डिग्री होगा। टोटल एंगल यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके लिए 82 डिग्री इज द एंगल बिटवीन V1 एंड V2 है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको बी में दिखाई देगा, ऑप्शन बी में आपको 82 डिग्री आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये था आपका सवाल नंबर 21। आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर लेते हैं आगे के सवालों पे। सवाल नंबर 22 क्या है, सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 हमको लगता है कुछ एलसी ऑसिलेटर का सवाल है। सवाल नंबर 22 को अगर आप ध्यान से देखें 22 को तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और इसके साथ सीरीज में 50 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और ये बैटरी कितने ओम की है 100 वोल्ट की है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक इंडक्टर लगा हुआ है जो है 100 मिली हेनरी का। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो S1 एंड S2 दो स्विच लगे हुए हैं और ये 8 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अब अगर आप ध्यान से देखें इन द सर्किट सो ऑन आफ्टर सक्सेसफुली लॉन्ग टाइम इन पोजीशन 1, मतलब ये यहाँ पे लंबे समय तक ऐसे था। अच्छा बहुत बढ़िया, तो क्या होगा उनको इस लंबे वक्त के बाद में इसका तो कोई रोल नहीं रहेगा, है ना। मतलब करंट कितना आ जाएगा, मतलब 100/50 और उतना एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा ½ Li² और फिर ये स्विच करके इधर की तरफ जा रहा है। तो भाई साहब एनर्जी जो हो जाएगी आपके पास वो स्टोर हो जाएगी इसके अंदर ½ Li² और I की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए E/R। R कौन सा वाला, ये वाले का स्क्वायर, इतनी एनर्जी होगी। अब आपने स्विच को ऐसे घुमा दिया है, 2 पे ले गए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे ये पूछा गया है कि जब ये पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर में चली जाएगी, भैया जब पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर में चली जाएगी तभी तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, वही तो इसके अक्रॉस हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ½ CV² के बराबर हो जाए। हाफ आपको पता है L आपको दिया हुआ है, E आपको 100 दिया हुआ, R 50, ½ C सॉल्व करिएगा तो V आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो V की वैल्यू आ रही है 100√5 वोल्ट। क्या आ रही है 100√5, इसको उड़ा दीजिए और यहाँ से V की वैल्यू आपके लिए √L/C × E/R वैल्यू आप डाल दीजिए, 100√5 आ रही है जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगी। एक बहुत ही सस्ता सवाल है चार्ज कंजर्वेशन का। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 के बाद में सवाल नंबर 23 जो है वो रोटेशन का और टॉपलिंग का मिक्स, मतलब सेंटर ऑफ मास और टॉपलिंग का सवाल बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है, ऐसे रॉड रखी हुई है और इसकी लेंथ L है, मास M है। इसके ऊपर एक और रॉड रखी हुई है और इसका भी मास M, लेंथ L है। अब ये टॉपल कब करेगी, जब इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से इधर कहीं भी होगा। क्यों, क्योंकि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो mg का टॉर्क आएगा। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब मिनिमम अगर इसको बचना है तो यहाँ पे आ जाए भाई साहब सेंटर ऑफ मास का। क्यों, क्योंकि फिर ये नॉर्मल जो है सेंटर ऑफ मास बराबर, मतलब सेंटर ऑफ मास से ही
आपके लिए mg जो है इस ये वाले पॉइंट के अबाउट क्या होगा, नॉर्मल का टॉर्क और सेंटर ऑफ मास का mg वहीं से लग रहा होगा, नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। तो इस पूरे खेला का सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, इसी पॉइंट पे होना चाहिए, यानी ये वाला जो दूरी है वो आपके लिए L/2 हो गया है। ये वाला दूरी क्या हो गया, L/2। अगर आप ध्यान से देखें, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। अगर इन दोनों को बच के रहना है, अगर इन दोनों को मैं सिस्टम ले लूं, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां से इधर नहीं हो सकता, तो मिनिमम यहां हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं नीचे वाले को अगर आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे बना रहा हूं, ये वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ना, ये पूरा मास m मान सकता हूं। ये कौन सा मास है, इस वाले का। कहां माना, इसके सेंटर ऑफ मास से। और इसके मास को मैं कहां मान सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से L/2 दूरी पे, कितनी दूरी पे, L/2 पे, यानी कि इसकी मिड पॉइंट पे यहां मान लूंगा। कितना मास होगा, मैंने कहा ये भी मास m होगा, और ये पूरी दूरी क्या है आपके लिए, L/2 है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां होना चाहिए, यानी कि ये वाली दूरी L/4 होनी चाहिए और ये वाली L/4 होनी चाहिए। अब वो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि टॉपलिंग नहीं हो तो ये कितनी दूरी होगी। मैंने कहा भैया ये तो आप L/2 साबित कर चुके हैं, L/2, और ये आपका L/4 है। तो टोटल S की वैल्यू यहां से L/2 प्लस L/4, और इसको अगर देखा जाए तो ये है आपके लिए 3L/4। क्या है, 3L/4 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगी, यानी 3L/4 ऑप्शन सी में दिखाई देगी। बड़ी आसानी से आप जो है ये कर सकते हैं। मतलब मैं अगर यहां मानता ये पॉइंट P है और ये Q है, ऊपर वाले का सेंटर ऑफ मास P पे होना चाहिए एटलीस्ट। P से इधर भी होगा तो बच जाएगा, लेकिन हमें मैक्सिमम उधर रखना है, और इस पूरे सिस्टम का यानी दोनों का Q पे होना चाहिए, ताकि ये टॉपल होने से रुक जाए। ये था सवाल नंबर 23। और 24 बड़ा ही सस्ता है। सवाल नंबर 24 में आपको क्या पूछा गया है, आपके पास यहाँ पे एक L लेंथ का मास m रखा गया है, जिसकी ये लेंथ L है, और यहाँ पे म्यू 0 है। इसके ऊपर एक स्मॉल m का मास का आइटम रखा हुआ है, इसको रफ्तार हमने u0 इधर की तरफ दे दी है, और बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू दिया गया। ए लॉन्ग प्लांक ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस पे स्मॉल ब्लॉक with mass m and initial speed u0 slide on the top of a larger plank. The coefficient of friction between the block and the plank is mu है। Net work done by friction on the system if the top block falls off the plank after sliding over है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा भैया, तो मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स फ्रेम पे नहीं डिपेंड करता। तो फ्रिक्शन का वर्क डन आप कैपिटल M की फ्रेम में निकालिए कि ग्राउंड की फ्रेम में निकालिए, कहीं पे भी निकालिए, लगा कितना होगा फ्रिक्शन, म्यू mg लगा होगा। डिस्टेंस की कितना कवर किया होगा उसने, इसकी फ्रेम म्यू mg है, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस ऑफ म्यू mg है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करने वाला नहीं है ना। यहाँ पे मतलब जो लेंथ है, तो आपकी उधर वाले से म्यू mg आ रहा है, इसके ऊपर बैठ के देखोगे तो भी म्यू mgl आएगा, ग्राउंड से भी म्यू mgl आएगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जहां पे ये फोर्स लग रहा है वो तो L ही है आपके लिए। चलिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका आंसर A हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस आपका फ्रेम में मतलब जो है वो L ही आएगा। बाकी अगर आप आपसे ऐसा पूछते हैं कि क्या वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, पर डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है। चलिए भाई साहब, अगर आप ध्यान से देखेंगे नेट वर्क डन पूछा है आपके, तो आंसर आपका माइनस म्यू mgl हो जाएगा ऑप्शन ए में। आइए आगे बढ़ते सवाल नंबर 25 पे। सवाल नंबर 25 अगर आप देखिएगा ना, यहाँ पे भी बता सकते हैं, पर सस्ता सवाल है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक बॉल को फेंका है। यहाँ पे अगर एक बॉल को फेंका जाए, है ना, इस बॉल को मान लो मैंने v रफ्तार से कितने एंगल पे फेंक दिया है, 45 डिग्री के एंगल पे। ये बॉल जाएगी, टकरा रही है, वापस लौट के यहीं आ रही। मान लो जाने में टाइम t1 लगा और आने में टाइम क्या लगा, t2। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये t1 प्लस t2 मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या होगा, मैंने कहा 2uy/g। uy क्या होगा, मैंने कहा एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री के एंगल में फेंका हुआ है, जो 2v sin 45 यानी कि 1/√2 डिवाइडेड बाई जी कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, है कि नहीं, होगा कि नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये दूरी आपको d दी गई है, तो जाने में कितना टाइम लगा होगा, मैंने कहा इधर वाली वेलोसिटी इंपॉर्टेंट होगी, वो क्या होगी, इस t1 को मैं लिख सकता हूँ d डिवाइडेड बाई v cos थीटा, v/√2, है कि नहीं है।
और वापस आकर ये v√2 से जाएगा, वापस आते टाइम इसकी रफ्तार हो जाएगी e इंटू v/√2 होगी। क्यों होगी भाई साहब? क्योंकि ये रुकी हुई सरफेस है, उससे ये टकरा रहा है, तो e के मल्टीपल में वापस स्पीड आ जाएगी। तो ये t2 जो होगा वो d डिवाइडेड बाई e इंटू v/√2 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2 मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ गया है। तो वो यहां से आपके लिए 2v/√2, तो √2 ऊपर कर दीजिए, √2g आ गया है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो √2 है, √2 खत्म कर देगा। इसको सॉल्व करके क्या e निकाला जा सकता है? उनका बड़ी आसानी से e को निकाला जा सकता है ना। बहुत बढ़िया। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो e की वैल्यू यहां से सॉल्व करने के बाद में आ रही है। पूरे अननोन कौन है? e है, बाकी सब तो निकालना है आपको। ये निकालोगे तो ये आ रही है आपके लिए gd डिवाइडेड बाई v² माइनस gd। और सवाल में आपको बोला है कि v² इज ग्रेटर देन gd, तो e की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी ऑटोमेटिकली, जैसा इसने बोला है उसके हिसाब से ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल था आपका 25। आइए आगे बढ़ते हैं 25 सवाल के बाद में 26 वाले सवाल पे। क्लीन हो जाओ भाई साहब। देखिए जरा ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 को अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे बातें हो रही है ऑड फ्रीक्वेंसी 50, 150, 250, 135 में। ऐसा तभी हो सकता है जब एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन हो, है ना। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको क्या दी हुई है? 50 दी हुई है। अरे भाई 50, 150, 250 है, ऑड मल्टीपल आ रहे हैं 135। इसका मतलब क्या है? एक साइड से ओपन है कार्यक्रम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी 50 आ रही है। वो क्या होगी? मैंने कहा v/λ, और लैम्डा की वैल्यू होगी 4l, क्योंकि एक लूप बनेगी, है ना, एक साइड से ये और ये। तो λ/4 इज इक्वल टू l है आपके लिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4l है। ये आपके लिए मिनिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो आपको 50 दिया हुआ है, और v की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 340 दिया हुआ, 4l है। L अगर आपको चाहिए तो 340/50/4 हो गया है। 0 से 0 यहाँ पे कट गया है। 34 डिवाइडेड बाई 20 आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आपको 1.7 ये जो वैल्यू है ये आपको आती हुई दिखाई देगी। तो आप पाएंगे कि क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर एंड। क्लोज होगा वहां पे नोड बनता हुआ दिखाई देगा डिस्प्लेसमेंट का, और जहां पे ओपन है वहां एंटी नोड बन रहा होगा, और λ/4 इज इक्वल टू l आ जाएगा। तो आपको मतलब लेंथ 1.7 मिल जाएगी। तो आंसर आपको सी यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा सवाल नंबर 26 में। आइए आगे बढ़ते हैं 26 के बाद में आगे वाले सवाल नंबर 27 पे। अब आप 27 वाले सवाल को बड़े सस्ते से कर सकते हैं। 27 वाले सवाल में जस्ट आपको देखना है कि भैया ये डेंसिटी दी हुई है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन ओमेगा। साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी? मैंने कहा पॉजिटिव होगी, और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। बाकी आप सिमेट्री के हिसाब से देखिएगा तो ऊपर पॉजिटिव, मतलब जितना यहाँ पे पॉजिटिव होगा उतना यहाँ पे नेगेटिव, जितना यहाँ पे नेगेटिव मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे आपको सिमेट्री बनती हुई दिखाई देगी। तो आप इस पूरे कार्यक्रम को ऐसा भी मान सकते हैं कि वाई एक्सिस के हर एक का छोटे छोटे डाइपोल मूवमेंट होगा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो एक इक्विवेलेंट डाइपोल मान लीजिए कि डाइपोल रखा हुआ है P, और ये है x डायरेक्शन और ये क्या है? y डायरेक्शन। अब आप सारे कमेंट बड़ी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि A आपके लिए यहाँ पे है, और C यहाँ पे है, और B यहाँ पे है, और D यहाँ पे है। आप क्या कर पाएंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग J है। अगर मैं J की बात करूं तो वो पॉइंट मेरे लिए कौन सा होगा? मैंने कहा एक तो भाई साहब B होगा और एक D होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि इस डायरेक्शन में हमेशा आंसर क्या आएगा? 2kp/r³। और यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे इसके ऑपोजिट आएगा -kp/r³, -kp/r³ पे। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग J है, तो आंसर आपका हो जाएगा B एंड C, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा मतलब जो है सॉरी अलोंग J, तो आंसर हो जाएगा B एंड D, जो कि है Q एंड S में, जो कि क्या है? Q एंड S में। तो अगर आप ध्यान से देखिए A B C D
तो इसका क्यू एंड एस आपको जाते हुए दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप बी का देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग माइनस जे, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, एक तो ए रहेगा, एक सी रहेगा और एक यहाँ पे है ऊपर पॉइंट, वो भी उस पी पे अपोजिट रहेगा। तो ये आपको पी आर और टी में दिखाई देगा, पी आर एंड टी पे, है ना, माइनस के पी बाई आर क्यूब। ये पढ़ा। पोटेंशियल इज जीरो है, पोटेंशियल जीरो इन ये एक प्लेन यहां से पास होता है और जहां पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है विद पोटेंशियल जीरो, तो ये वाला पूरा प्लेन यानी कि पी आर टी इसका भी आंसर हो जाएगा। और डी में आपसे क्या पूछा है, पोटेंशियल इज पॉजिटिव है भैया, पॉजिटिव की किसके पास होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके पास में होगा, तो डी होगा, तो डी कौन से ऑप्शन में, एस में है ना, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वहां पे कंफर्म हो गया कि, और यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, तो ऑप्शन आपके पास एक डी बचेगा जो कि है एस वाले में। तो इसके साथ ये जो 27 वाला सवाल खत्म हो जाता है अगर आप इस पूरे कार्यक्रम को एक डाइपोल से रिप्लेस कर देते। अगर आप डाइपोल से रिप्लेस करते तो बड़ी आसानी से बाकी सारे ऑप्शंस को कमेंट करके यहाँ पे बता पाते। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 पे। सवाल नंबर 28 पे क्या है, सवाल नंबर 28 जरा ध्यान से देखिए, पैराग्राफ वाला सवाल है, बस आपको जो है इंडिविजुअली सारे ऑप्शन अच्छे से चेक करने हैं, बड़ी आसानी से आप जो है आंसर तक पहुंच पाते हैं। सवाल नंबर 28 क्या है जरा ध्यान से देखिए। 28 का जो पहला ऑप्शन है ए वाला, वो कैपिलरी ट्यूब के बारे में बात कर रहा है। हाइट कितनी आती है, मैंने कहा h इज टू 2t cos थीटा बाई रो जी आर है। आर यहाँ पे क्या है, मैंने कहा इसका रेडियस है। अगर मास की बात करिएगा तो ये जो हाइट है ना वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर दीजिए और ये वॉल्यूम आ जाएगी इंटू रो कर दीजिए, ये आपका मास आ जाएगा, है कि नहीं है। तो बोल रहा है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, मास ऑफ द लिक्विड रेजिंग इन द ट्यूब इज एक्स के बारे में बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 2t cos थीटा बाई रो जी आर इंटू रो है, तो रो से यहाँ खेला खत्म हो जाएगा और आर आपका इधर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो आपके लिए मतलब जो है टी बोलिए एस बोलिए, जो भी आपको सरफेस टेंशन का बारे में बोलना है। तो हाँ, यहाँ पे आपके लिए ये कार्यक्रम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, एक्स पे कमेंट करना है और वाई पे कमेंट करना है। एक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एक्स में क्या है, मास ऑफ द लिक्विड रेजिंग इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ सफिशिएंट लेंथ, रेडियस को डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, रेडियस को कम कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वो तो इस बात पे देखो 2t cos थीटा बाई रो जी आर। अगर आप h r को कम करिएगा, r को अगर आप कम करिएगा तो h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू r की है ना, r को ये देखो यहाँ से अगर आप ये m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ गया। अगर r को आप डिक्रीज करिएगा तो मास m भी डिक्रीज हो जाएगा। द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डिक्रीज, तो आंसर जाएगा q, x है ना, x इधर तो x मतलब मास ऑफ द लिक्विड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी पहले का आंसर आपका क्यू जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा है हाइट ऑफ द लिक्विड रेजिंग इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ सफिशिएंट लेंथ, ये भी कम हो रही होगी, तो यानी कि y जो है हाइट मतलब क्या, हाइट, अच्छा h सिर्फ h की बात कर रहे हैं, h इज 1/r। अगर आप r को कम करिएगा तो h बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, y इंक्रीजेज, यानी कि q एंड s यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में देखते हैं भाई साहब, बी में क्या है, बी में एक स्प्रिंग है अगर आप ध्यान से देखिए तो, और ये स्प्रिंग से एक मास m लगा हुआ है, तो इलोंगेशन इसमें क्या होगा, इलोंगेशन की बात करेंगे तो ये आपके पास mg/k आ जाएगा, क्योंकि k इंटू एक्स इज इक्वल टू mg। तो पहला वाला बोल रहा है एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग सपोर्टिंग द ब्लॉक के बाद क्या होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो हाफ के और x की वैल्यू mg/k है, का इसका स्क्वायर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये वैल्यू मेरे लिए हो जाएगी mg का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। अब मुझे किस पे कमेंट करना है, इफ द स्प्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉलर पीस ऑफ सेम स्प्रिंग टू कीप द ब्लॉक मास रिप्लेस बाय स्मॉलर पीस ऑफ सेम स्प्रिंग है। अच्छा, k इंटू एल कॉन्स्टेंट होता है, अगर आप l को कम कर देंगे, k इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, L को कम करिएगा तो K बढ़ जाएगा, K को बढ़ाएंगे तो इलोंगेशन जो X वाला बोल रहा है K को बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, घट जाएगा मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ अच्छा
यहाँ पे जो इलोंगेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी इलोंगेशन आपका mg/k पे डिपेंड कर रहा है। इफ द स्प्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय ए स्मॉलर पीस ऑफ सेम स्प्रिंग टू कीप द ब्लॉक एज रेस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप k इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं। एल को अगर आप स्प्रिंग की लेंथ को कम करेंगे k बढ़ जाएगा, k को बढ़ा दोगे इलोंगेशन घट जाएगा, यानी कि आपके पास जो x वाला कार्यक्रम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तो q आ जाएगा आपके पास, और दूसरा जो है इलोंगेशन। अच्छा, और यहाँ पे अगर आप mg/2 के, तो mg तो कांस्टेंट है, k के साथ क्या हो, l को कम करिएगा, k बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी यानी कि y डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t आपको होता हुआ दिखाई दे जाएगा, है ना। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। वैसे ही अगर आप ऑप्शन सी को चेक करिएगा तो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ, ऑसिलेशन जो है एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम के बारे में ज्ञान दिया हुआ है। तो भैया पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री पे डिपेंड करने वाला नहीं है। किस पे डिपेंड करता है, t2π√m/k, मतलब ये आ गई या बात कर t2π√l/g पे डिपेंड कर रहा है, वो थीटा वाई पे डिपेंड नहीं करता, इस वाले थीटा पे डिपेंड नहीं करता है ना। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, थीटा स्मॉल बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं। तो बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल एंड पेंडुलम, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो x आपका r आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि ऑसिलेशन एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम है, तो एनर्जी जो होती है वो भैया एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब स्क्वायर के। तो एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, है कि नहीं यार। इंक्रीज कर दिए तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और बढ़ने का मतलब y इंक्रीज मतलब s आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर इसका r एंड s हो जाएगा। स्फीयर इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, ओहो स्पीड मोर देन टर्मिनल वेलोसिटी है, तो नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर बायंसी प्लस 6π∗rv, और v अगर टर्मिनल से ज्यादा हुआ तो ये फोर्स विन कर जाएगा, ये हार जाएगा, तो इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर होगा। अब इसकी स्पीड कम होने लगेगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर है, तो ये तो आपका कम होने लगेगा क्योंकि धीरे धीरे स्पीड कम लगेगी, नेट फोर्स भी ऊपर वाला कम होने लगेगा। अरे भाई ऊपर की, आप क्या बोल रहे हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, स्पीड नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स जो ऊपर वाला फोर्स धीरे धीरे स्पीड कम होगी तो वो फोर्स भी कम होगा, तो एक्सेलरेशन भी कम होने लगेगा, तो क्यू इसका एक आंसर हो ही जाएगा। और दूसरा जो है विस्कस फोर्स ऑन द स्फीयर है, मैंने कहा वो 6π∗rv है, v कम होगा तो वो भी कम होगा। तो डिक्रीज आपको टी ऑप्शन में दिखाई देगा, तो क्यू एंड टी आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये था आपका जो है मैट्रिक्स मैथ्स टाइप का सवाल, सवाल नंबर 28। इसके बाद हमको लगता है कि सवाल है कुछ किसके, ये सवाल हैं आगे वाले, किसके सवाल है भाई साहब, आगे वाले सवाल आपको इंटीजर टाइप के सवाल दिखाई देंगे। तो आइए देखते हैं सवाल, इंटीजर वाले सवाल। कौन से सवाल, इंटीजर वाले सवाल। चलिए भाई साहब, सवाल नंबर 29 जो कि सेक्शन 3 यानी इंटीजर का पहला सवाल है हमारे फिजिक्स का। 29 इज बेसिकली मोनोक्रोमेटिक लाइट है। कुल मिला के बात ऐसी है कि यहाँ पे ना आपको क्या देखना है कि S1 एंड S2 है, दो स्लिट है, और दोनों स्लिट के बीच की दूरी कितनी दी हुई है आपको, बीटा दी हुई। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। यहां से लाइट जाएगी, यहां से लाइट जाएगी, और फिर आगे एक स्क्रीन रखी हुई है जो कि d दूरी पे है, ये वाला डिस्टेंस d है, और आपसे ये बोला गया है कि यहां से 3 बीटा, यहाँ पे क्या, अगर ये i वाले होगी तो यहां से 3 बीटा पे क्या मिला होगा, एक मैक्सिमा मिला होगा, और 4 बीटा पे भी एक मैक्सिमा मिला होगा। तो यहाँ पे स्लिट बना दी, यानी ये i यहाँ से इंटेंसिटी आई होगी तो यहाँ पे 4i मतलब इक्वल इंटेंसिटी आ गई। इसको मैं I0 बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी इंटेंसिटी I0 आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब अगर आप ध्यान से देखें, इससे d दूरी पे एक और स्क्रीन रखी गई है, और ये डिस्टेंस आपको क्या बोला गया है, d बोला गया। अगर आप ध्यान से देखें, 2 पॉइंट रखे हुए हैं, एक पॉइंट P यहाँ पे है, और एक पॉइंट जो है वो यहाँ से, इन दोनों के यहाँ से सेंट्रल पॉइंट हो गया, ये पॉइंट Q है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो है ये दूरी टोटल की कितनी, ये वाला आपको 3 बीटा दिया हुआ है, ये 3 बीटा है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, β/2। तो ये ऊपर कितना शिफ्ट हुआ है, मैंने कहा β/2 शिफ्ट हुआ है। कितना शिफ्ट हुआ है, β/2।
तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो गई है, मैंने कहा ये वाली 3 बीटा हो गई। तो फिर से आप देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि 3 बीटा दूरी है और बीटा तो वेरी करने वाला नहीं, बीटा इज लैम्डा डी बाई डी है, वो सेम है, मतलब जो मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पे। और ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है तो यहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमम मिल रहा है, तो क्या इन दोनों जगह पे इंटेंसिटी सेम होगी? मैंने कहा हाँ, अगर ये आई नॉट है तो यहाँ 4I0 और यहाँ पे 4I0 आएगी, और रेशियो अगर आप इन दोनों का लेंगे तो आपको आंसर क्या आता हुआ दिखाई देगा, 1 आता हुआ दिखाई देगा। आपको बोल रहा है रेशियो की वैल्यू x/4 आ रही है, यानी वो xi/4 आ रही है, तो इसका मतलब ये 4 होना चाहिए ताकि रेशियो आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए, यानी x की वैल्यू क्या है, 4। दोनों जगह मैक्सिमा इंटेंसिटी सेम होगी, रेशियो आपका मतलब जो है 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो ये था सवाल नंबर 29। आगे बढ़ते हैं 29 के बाद सवाल नंबर 30 पे। कौन से सवाल पे? सवाल नंबर 30 पे। अच्छा, सवाल नंबर 30 जो है ना वो टॉरिसेली इक्वेशन पे बेस्ड है, यहीं पे देख लेते हैं। ये कहाँ पढ़ते हैं आप? बर्नौली की एप्लीकेशन में क्या आ जाता है आपके लिए, टी की वैल्यू a/a/2/g, हालांकि आप डिराइव भी कर सकते हैं, हाइट इनिशियल माइनस हाइट फाइंड, है ना। ये टाइम खाली होने में कितना लगा, ये टैंक का एरिया, ये हॉल का एरिया, बाकी तो आप जानते ही। तो पहले t1 टाइम लग रहा है, एरिया a है, और आपका a/a यानी कि स्मॉल एरिया हो गया आपके लिए, और 2/g एज इट इज। हाइट इनिशियली की कितनी थी, √h, और फाइनली की कितनी हुई है, √h/n हो गई। दूसरी बार जब टाइम t2 लग रहा है तब वो हाइट जो है वो, ये तो कांस्टेंट है, इनिशियल हाइट जो है उसकी √h/n हो जाएगी, और फाइनली 0 हो गया है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए, इनका जब रेशियो लेंगे तो क्या पाइएगा, ये तो कट जाएगा सारा कार्यक्रम, यही आ जाएगा आपके लिए। और ये वैल्यू अगर 1 हो जाए, ये तभी हो सकता है जब t1 और t2 क्या हो जाए, सेम हो जाए, t1 एंड t2 सेम हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें, सवाल बोल रहा है कि t1 और t2 बराबर है। t1 और t2 तब बराबर हो सकते हैं जब √h माइनस √h/n की वैल्यू इसके बराबर हो जाए। किसके बराबर? √h/n की। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ट्वाइस ऑफ √h/n इज इक्वल टू √h, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिए, √h से √h काट दीजिए, 2 इज इक्वल टू √n आ गया है, स्क्वायर कर दीजिए, n इज इक्वल टू आपको 4 आंसर यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। 4 भाई साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल था सवाल नंबर 30। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 पे। उड़ जाइए भाई साहब। सवाल नंबर 31 देखिए इधर क्या है, सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 31 इज लाइक 31। सवाल नंबर 31, 1 kg बॉल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कार्यक्रम कुछ ऐसा है, यहाँ पे धागा है, और इस धागे में यहाँ पे इस बॉल को सस्पेंड कर रखा है, बॉल के नीचे mg लग रहा होगा। इधर बोल रहा है टेंशन 2 mg के बराबर है, और ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल आपके लिए क्या हो जाएगा, 37 डिग्री। ये वाला मैंने कहा ये 180 माइनस 37 डिग्री होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, मैंने कहा आएगा। तो इसका मतलब Q इंटू ई इस साइड रहेगा कि नहीं रहेगा, मैंने कहा तभी तो ये इक्विलिब्रियम में। तो अगर मुझे E चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Q इंटू ई इज इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट कर देंगे, वो हो जाएगा mg का स्क्वायर प्लस 2mg का स्क्वायर प्लस 2 इंटू mg इंटू 2mg इंटू कोस 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, है ना। ये कार्यक्रम आपका Q इंटू ई आ जाएगा। Q से आप डिवाइड कर दीजिए वैल्यू डाल के, तो आपको क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। और जस्ट आप अगर इसकी वैल्यू रख रहे हैं ना, तो सॉल्व करने पे E की वैल्यू जो मिल रही है वो आपको इन द n बाई फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो सॉल्व करने पे 6 न्यूटन पर कूलम मिल रहा है। जस्ट आपको वैल्यू को पुट करना था, तो आप बड़ी आसानी से 31 को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 32, सवाल नंबर 32 देखिए, 32 एकदम सस्ता सवाल है। यहाँ से क्या हो रहा है कि इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड वाला एक रीजन है, ऐसे ऐसे ऐसे, और चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंट्री मार रहा है। कौन मार रहा है,
Q और मास M और रफ्तार उसकी क्या है V नॉट सर, है ना, रफ्तार V नॉट है। ये आइटम जो है यहाँ से एंट्री मार रहा है और कहाँ जा रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है कि नहीं यार। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा इन दोनों पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ पे भी ऐसे जा रहा है, मान लो सेंटर से पास हो रहा है, तो यहाँ कहीं सेंटर रहा होगा, मतलब इसका सेंटर। और मान लीजिए कि रेडियस आर डैश है, वो सर्कुलर कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, वो सर्कुलर यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आर के बराबर है ना लाला। और आपसे क्या बोला गया है कि ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये 30 ये 60 हो गया है, ये 60 तो भाई साहब क्या हो गया, मतलब अगर आप ध्यान से देखें ये 60 है और ये बराबर है, ये 60 ये 60, इसका मतलब ये जो आर डैश है और वो जो आर है वो दोनों बराबर हो गए। आर डैश की वैल्यू क्या हो गई आपके लिए, आर के बराबर है कि नहीं यार। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेडियस है और ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है, तो ये अगर 60 हुआ तो ये एंगल भी 60 होगा, ये 60 हुआ तो ये भी 60 हुआ। आर डैश इज इक्वल टू आर आ गया, और आर डैश को अपन क्या लिखेंगे, एमवी अपॉन क्यूबी। तो अगर आप ध्यान से देखें वी तो वी नॉट है, आपको क्या चाहिए, वी नॉट ही चाहिए ना, तो आर डैश क्यू बी बटा एम है, तो Q बटा M और B की वैल्यू 5 दी हुई है और R डैश की वैल्यू तो R के बराबर है और R की वैल्यू 1 दी गई है। तो ये वैल्यू आपके लिए कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो आपसे पूछा है कि ये P1 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से P की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 के बाद आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 33 पे। सवाल नंबर 33 एक आसान सवाल है, जस्ट आपको क्या करना है, सवाल को पढ़ना है और वहां पे 2 आइटम हैं जिनका टेम्परेचर वगैरह दे रखा है। एक स्फीयर है जिसकी एमिसिविटी 1 है और रेडियस 2r है, एमिसिविटी 1 है और रेडियस 2r है। और दूसरा स्फीयर, ये कौन सा वाला स्फीयर है, पी स्फीयर है। सवाल कौन सा की बात कर रहा हूं मैं, 33 की। और एक यहाँ पे क्यू स्फीयर है, इसका एमिसिविटी 1 है और इसका एमिसिविटी आपके लिए 1/2 है, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस r है। एंड अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका रेडियस 2r है, इसका टेम्परेचर हमको निकालना है और इसका टेम्परेचर आपको 200 दिया हुआ है। और ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है उसका 132 इसको मिल रही है, और बोल रहा है कि क्या हो गया है, एमिटेड बाई क्यू जो है वो फॉल कर रही है पी पे, और इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर पी जो है वो मिल रहा है कुछ। तो आपको पी इज 10T, आपको टी निकालना है, क्या निकालना है, टी निकालना है। इनको कितनी जरूरत पड़ रही होगी, मैंने कहा ई सिग्मा ए की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा 4π2r का स्क्वायर है, ई सिग्मा ए 4πr² इंटू टी की पावर 4, मैंने इसका टेम्परेचर टी मान लिया है। और ये जो एमिट कर रहा होगा वो आपके पास कितना होगा, मैंने कहा वो हो जाएगा ई की वैल्यू 1/2 सिग्मा ए एरिया की वैल्यू 4πr² और इंटू 200 की पावर 4। लेकिन ये पूरी मिल ही नहीं रही है भाई, खुद की कितनी मिल रही है, 1/32 मिल रही। तब इसको सॉल्व करिएगा तो कौन है अननोन इस पूरे खेला में, टी अननोन है, और यहाँ पे सॉल्व करने पे आपको टी की वैल्यू 50 मिल रही है। तो आपको क्या बताना है, तो आपको 10 इंटू टी बताना है, यानी कि 10 इंटू मतलब जो है 10 इंटू ये 5 आ जाएगा, तो ये आपका लिए मतलब 10 इंटू एक्स के फॉर्मेट में आंसर लाना है। तो आपको वो एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। तो एक सस्ता सवाल था, कौन सा सवाल, सवाल नंबर 33 के बाद आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 34 की तरफ। हाँ इनको उड़ा देते हैं स्क्रीन। सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34 क्या है, सवाल नंबर 34 जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 34 में एक प्लांक है और उसको यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये हाइट जो है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है, किसकी, इस वाले ब्लॉक की। और ब्लॉक का मास m है, ये कैपिटल मास m है, फ्रिक्शन नहीं है। तो जैसे ही आप रिलीज करेंगे इसकी एक्सेलरेशन इधर हो जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसकी मैंने नीचे मान ली ax एंड ay है ना।
और अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो है एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम निकालना है, यानी ए ही निकालना है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर मैं इसके ऊपर चीटा बन के बैठूं तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, मैंने कहा इधर की तरफ होगी ए वाई प्लस ए, और वर्टिकल में होगी ये ए वाई होगी, और ये क्या होगा, मैंने कहा ए एक्स होगी। ये ए एक्स प्लस ए और ये ए वाई, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है यहाँ से कितने डिग्री के एंगल पे आ रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे आ रहा है। ये 30 तो ये वाला एंगल 30 हो गया, तो 1030 डिग्री इज बेसिकली इक्वल टू ए प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए वाई, एंड विच इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि ए वाई की वैल्यू आपके लिए यहाँ पे क्या आ रही है आपके लिए, सॉरी 1030 मैंने सही से लिखा क्या, हाँ गलत लिखा, ए वाई डिवाइडेड बाई ये ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस ए होगा। तो यहां से √3 ए वाई की वैल्यू ए एक्स प्लस ए आ जाएगी। ये रिश्ता नंबर 1 मिल गया। कहां से मिला, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जिधर की तरफ यहाँ पे चीटा बन के मैं बैठ जाऊंगा, मेरे रेस्पेक्ट में नेट फोर्स आएगा, ये उधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा इसके लॉन्ग। क्यों जाएगा, क्योंकि पहले तो रुका हुआ था, उधर ही जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन कहां से लाएंगे, मैंने कहा अगर आप नॉर्मल देखिएगा तो इस पे ऐसे लग रहा होगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, मैंने कहा हाँ, और वो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो वो शायद n sin 30 डिग्री आ रहा होगा। तो n sin 30 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, रिश्ता नंबर 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसके लिए लिखिएगा, किसके लिए लिखिएगा, इस वाले ब्लॉक के लिए, तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा होगा, मैंने कहा n साइन यहाँ पे हो गया, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू m स्मॉल वाला इंटू ए वाई। कौन सा रिश्ता हो गया भाई साहब, रिश्ता नंबर 3 आपके लिए हो गया। एक जो ए वाई है ना, ए वाई को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसकी जो हाइट है उसका फंक्शन आपको दिया हुआ 1.5 माइनस 1.5 टी स्क्वायर। तो इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा, मतलब एक बार करेंगे तो डी आ जाएगा वाई में, d2h बाई dt स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने कहा ए वाई के बारे, इसका मोड आप ले लीजिए, तो ये रिश्ता नंबर 4 आ गया। आया है कि नहीं यार। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पे रिश्ते कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4, और वेरिएबल कितने हैं, मैंने कहा ए एक्स ए वाई और ए और एन, 4 है, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। जब आप सॉल्व कर रहे हैं 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल को, तो ए की वैल्यू आ रही है 2/√3। सॉल्व करने पे क्या आ गया, ए, मतलब मैंने इसका एक वीडियो बनाया, वर्टिकल में इक्वेशन लिख ली है ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल में इसका लिख लिया m इंटू कैपिटल M इंटू ए, इसका एक्सेलरेशन मान लिया, और एक जो है इसके रिजल्टेंट से ये यूज कर लिया है। दूसरा जो है मैंने जो हाइट का दिया है d2h बाई dt स्क्वायर से ए वाई का लिख लिया है। तो ये वैल्यू आ रही है, और भाई साहब बोल रहे हैं कि ये x/√3 है, तो x की वैल्यू 2 आ गई है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो ये सवाल नंबर 34 जो है यहाँ पे खत्म होता है। अब भी हमारे पास बचे हुए हैं 2 सवाल, 35 एंड 36 है, 35 एंड 36 है। 36 तो एकदम खत्म सवाल है, 35 में थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, और देखते हैं, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 35 में आपको क्या दिया हुआ है, मैंने कहा c इज इक्वल टू पाई बाई टी आपको दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और आप इसको किसी भी टाइम पे एनसी डेल्टा टी लिखते हैं, एन से दोनों तरफ काट दीजिए, तो c इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, और इसको सी डी डेल्टा टी, तो उसको गामा के टर्म में लिख दीजिए, r/1 गामा -1 आता है dt, और डी डब्ल्यू मुझे क्या चाहिए, मुझे ये डी डब्ल्यू ही चाहिए, तो डी डब्ल्यू को इधर ले आइए, इंटीग्रेट कर दीजिए, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू मिल जाएगा, और वो क्या होगा, मैंने कहा वो सी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ r/गामा -1 dt का इंटीग्रेशन, और टेम्परेचर जो है आपका मतलब लिमिट आपको दी हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो c की वैल्यू तो आपको पाई बाई टी दी गई है, यानी कि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे पाई बाई टी, तो ln का फंक्शन आ जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप डाल दीजिएगा, क्योंकि वो आपको दिया गया है, कहां से कहां तक गया है, t0 से लेके nt0 तक, है ना। ये वाला आपके लिए c है, और c की वैल्यू पाई बाई टी है, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है आपके लिए पाई ln n, है ना, और ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है r/गामा -1 n -1 t0। यार c की वैल्यू क्या डाल दीजिए, पाई बाई टी डाल दीजिए, t0 से लेके कहां तक लेके जाना है इसको,
एन टी नॉट तक, ये टी नॉट से लेके एन टी नॉट तक। अब आप ध्यान से देखिए, तो जो आंसर दे रखा है वो आपको दे रखा है पाई ln 5 माइनस आर अपॉन गामा माइनस 1 n माइनस 1 टी नॉट। यानी कि अगर आप ध्यान से देखिए तो कंपेयर करिएगा तो n की वैल्यू 5 आ गई है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है जो कि बेसिकली 5 माइनस 1 से है। तो आप कंपेयर करके कर लीजिए, n की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आपके लिए 5 आ जाएगी। तो इस सवाल का आंसर आपके लिए 5 हो जाए। कुल मिला के आपको वर्क निकालना था और जो वर्क सवाल में सॉल्व करके दिया हुआ उससे कंपेयर करके आपको n निकालना था, है ना भाई साहब, क्योंकि वो टेम्परेचर टी नॉट से लेके एन टी नॉट तक जा रहा है। तो ये सवाल नंबर 35 तक। आइए बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल सवाल नंबर 36 पे। सवाल नंबर 36 बहुत ही सस्ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बबल है और एक और बबल है। यहाँ का प्रेशर पी नॉट होगा तो आप यहाँ का बता दोगे, यहाँ का बता दोगे, फिर यहाँ का बता दोगे। यहाँ का प्रेशर मान लो ये बिंदु ए पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, तो प्रेशर एट ए होगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी और एक्सेस प्रेशर, और ये बबल है तो 4t बाई यानी कि 4t, टी बोल दीजिए, एस बोल दीजिए, जो भी इसका रेडियस है। रेडियस आपको ये वाला कितना दिया हुआ है, ये 2r दिया हुआ है और ये वाला r दिया हुआ है यानी कि 2r आ गया। अब प्रेशर एट बी क्या होगा, मैंने कहा वो प्रेशर एट ए यानी कि पी नॉट प्लस 4s डिवाइडेड बाई 2r में कुछ ऐड हो जाएगा, कितना, मैंने कहा 4s डिवाइडेड बाई इसका रेडियस कितना 2r वाला है ना, 4t बाई मतलब 4t बाई r है, r की खुद की वैल्यू 2r नहीं है, r होगा, इसका रेडियस तो r है। तो अगर आप देखें पी नॉट प्लस 4s डिवाइडेड बाई 2r प्लस 4s डिवाइडेड बाई 2r, अरे ये क्या है, डेल्टा पी, मतलब एक्सेस प्रेशर का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ का पी नॉट, यहाँ का क्या होगा, मतलब वो पी नॉट प्लस डेल्टा पी, डेल्टा एक्सेस प्रेशर जो कि होता है 4t या 4s बोल दीजिए सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस खुद ही 2r था। ये एक आ गया, ए से बी का ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, मैंने कहा 4 सरफेस टेंशन s डिवाइडेड बाई इसका रेडियस r है। तो ये वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये वैल्यू आ रही कितनी आ रही भाई साहब, ये आ रही पी नॉट प्लस 6s डिवाइडेड बाई पी नॉट प्लस 6s। एलसीएम ले लीजिए, कितना लोगे, 2r लोगे, तो 2r लोगे तो 2 से 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 बटा 2 6s बटा r है। तो आपको जो सवाल में बोला है ये n बोला गया है, क्या बोला गया है, ये वाली वैल्यू n बोली गई है कि आपसे बोला गया कि भाई साहब एक्सेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या आ रहा है, ns बाई r है, तो n की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे आपके लिए कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और अगर आप 6 भरते तो ये भी सवाल आपका सही हो जाता। इस तरह से आप देखेंगे तो सारे सवाल करने लायक थे, मतलब कि किए जा सकते थे, बस आपको क्या करना था, सही तरीके से कैलकुलेशन को एग्जाम में अंजाम देना था। और थोड़ी कैलकुलेशन थी तो वो सारी आप कैलकुलेशन करते तो आप मेजॉरिटी ऑफ सवाल यानी कि लगभग 100% सवाल एग्जाम में अच्छे से कर पाते। बाकी आप पेपर का एनालिसिस कीजिए और गलतियों को दोबारा अगले वाले टेस्ट में ना दोहराएं। ये था पेपर 1, आप मिलते हैं दोबारा आपके पेपर 2 में, तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।